स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको अपडेट देंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी खबरों का, और वहां पर रणनीति क्या अपनानी चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और पोजिशनल के लिहाज से क्या रणनीति अपनानी चाहिए, एक एक करके आपको ये बताएंगे। और साथ ही हाजिर बाजार की खबरों का भी अपडेट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त के टॉप 10 खबरों से कमोडिटीज मार्केट की, और उसके बाद हम एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे जो कि हमारी मदद करेंगे कि उसमें रणनीति क्या अपनाई जाए। सबसे पहले तो सोने की बात करें तो वहां पर आज हम हल्की कमजोरी देख रहे हैं। 59,200 के पास कारोबार कर रहा है सोना। और एमसीएक्स पर बात करें तो चांदी पर दबाव है, 74,700 के करीब इस वक्त चांदी कारोबार कर रही है। तो सोने चांदी में हम हल्की गिरावट, हल्का दबाव यहाँ पर देख रहे हैं फेड बैठक से पहले, उस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। मेटल्स की बात करें तो ज्यादातर मेटल्स कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। कॉपर करीब 0.5% नीचे है, जिंक में 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अब क्रूड की बात करें तो वो भी काफी छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है। 6,300 रुपए के ऊपर इस वक्त क्रूड ट्रेड कर रहा है। वहां पर भी अपनी अलग फैक्टर हैं, हालांकि दोनों साइड के फैक्टर यहाँ पर प्ले आउट कर रहे हैं क्रूड के लिए। अब आते हैं एग्री कमोडिटीज पर, तो वहां पर भी काफी अच्छा एक्शन दिख रहा है, स्पेशली ग्वार में। बुआई में सुस्ती से ग्वार में तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। ग्वारगम 3% बढ़ा, 12,450 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। और ग्वार सीड में भी करीब 2% की बढ़त है। धनिया में लगातार तेजी बनी हुई है और 2% की बढ़त के साथ साथ अब 7,700 रुपए के पार धनिया निकल चुका है। कपास खली अगर देखेंगे तो 1% से ज्यादा की गिरावट वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है एक्शन इस वक्त एग्री कमोडिटीज का। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं और उनसे हम समझेंगे कि यहाँ पर रणनीति क्या अपनाई जाए। तीनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं आईआईएफएल सिक्योरिटी से, कोटक सिक्योरिटी से रविंद्र राव हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा बिटपन मजुमदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले शुरुआत सोने चांदी से ही करेंगे, क्योंकि अब अगला जो बड़ा फैक्टर होने वाला है इस हफ्ते फेड की बैठक पर नजर है। और उसके पहले हम देख रहे हैं डॉलर में भी हल्की तेजी है, बॉन्ड यील्ड्स में भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, जिसका असर हम सोने चांदी पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अनुज आपसे समझना चाहेंगे, सोने चांदी की चाल आप कैसे देख रहे हैं फेड की बैठक से पहले? अगर किसी को ट्रेड लेना हो पोजिशनल लिहाज से तो फिर क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? हफ्ते के लिए फेड की मीटिंग का इवेंट बड़ा रहेगा और ऐसे में हम देख रहे हैं कि मार्केट एक स्टेबल है। हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमने लास्ट वीक एक हायर लेवल से गिरावट आते हुए देखी थी। हालांकि हमने देखा था कि 1980 1985 डॉलर तक के गोल्ड के लेवल गए थे, अब 1960 के आसपास है। और हमने देखा था कि एमसीएक्स में 59,900 तक के लेवल ऑलमोस्ट गए थे, वहां से करीबन 59,200 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि प्राइस काफी सपोर्ट के आसपास आ गए हैं और ये हमने देखा था कि इन लेवल से अच्छा बाउंस भी होते हुए देखा था। एक्सपेक्टेशन अगर हम एफओएमसी की तरफ से देखें तो एक्सपेक्टेशन है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके स्टेबल हो सकते हैं। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि इस बार इंटरेस्ट रेट स्टेबल भी रखते हुए दिखाई दें, या फिर हो सकता है कि कुछ कटौती की बात भी करते हुए दिखाई दें। तो अल्टीमेटली जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहा है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन अगेन एस्केलेट होती हुई दिख रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, और क्रूड के प्राइस अगेन हायर आते हुए दिख रहे हैं, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर को। तो यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। अगर हम बात करें गोल्ड की तो मुझे लगता है कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए कहीं ना कहीं 59,050 के आसपास में। स्टॉप लॉस जो है करीबन लगा सकते हैं 58,650 में, टारगेट करीबन 59,600 का हो सकता है। और सिल्वर में करीबन 74,000 के आसपास खरीदारी करें, 73,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 75,500 तक हो सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है गोल्ड सिल्वर का वो पॉजिटिव है। अगर आप सिल्वर की तरफ देखेंगे तो सिल्वर में भी हम देखें तो $24.5 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। लास्ट वीक हमने $25.5 तक के ऑलमोस्ट लेवल्स आते हुए देखे थे, तो वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो ये जो डिप आया है ये खरीदारी का लेवल रहेगा। तो प्राइस अगर 24.20 के आसपास मिलते हैं या फिर 74,000 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि इस वीक में अगेन हम 1990-2000 तक के लेवल गोल्ड में देख पाएंगे, और सिल्वर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $26 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगेन डॉलर इंडेक्स आपको 100 के नीचे आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में यूज की जा सकती है।
ठीक है, तो अनुज का तो व्यू पॉजिटिव है, सोने चांदी को सपोर्ट यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा, तेजी का ट्रेंड यहाँ से देख रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और डॉलर में भी जो हल्की वीकनेस आएगी, 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स जाएगा, उससे सोने चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। रविंद्र, आप क्या भी सेम व्यू शेयर करेंगे और आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि फिर बैठक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री होगी जिसको कि आप वॉच करेंगे, और इसके बाद सोने चांदी में किस तरह की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ये वीक काफी बिजी रहेगा, क्योंकि काफी ऑलमोस्ट 3 सेंट्रल बैंक्स के मीटिंग है, फेड है, उसके बाद ईसीबी है, बैंक ऑफ जापान है, फ्लैश पीएमआई रिलीज होने वाले हैं ओवर द ग्लोब, और इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं फॉर बिगर इकोनॉमीज। तो मेरे हिसाब से काफी वोलेटाइल, काफी बिजी वीक हो सकता है। अगर फेड की बात करें तो फेड में जो जुलाई मीटिंग, दैट इज ये वीक का जो मीटिंग है, उसमें तो एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो 25 बिप्स से रेट हाइक करेंगे, बट वो दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द मार्केट। तो मुझे लगता है कि उसके बाद हम एक पॉजिटिवनेस देख सकते हैं इन प्रेशियस मेटल्स। तब तक मेरे हिसाब से एक प्रेशर बना रहेगा। लेकिन जो फॉरवर्ड गाइडेंस है, आई थिंक फॉरवर्ड गाइडेंस में भी मुझे लगता है कि दे विल अगेन रीइटरेट द सेम थिंग, कि आगे का जो डेटा है उसे देख के वो अपना स्टांस लेंगे। जो हमने सीपीआई डेटा के बाद देखा था कि कोर सीपीआई काफी टाइम से इट वाज स्टिकी, और वो घट के आया, पहली बार 5% के नीचे आया, तो एक मार्केट, एक रिस्की एसेट्स को एक बूस्ट मिला था, और हमने सारे ही कमोडिटीज में रैली देखी थी। लेकिन पिछले वीक में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तो जो यूके का इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा घट के आया, जिससे कि पाउंड जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया अगेंस्ट डॉलर, और उसके 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 चलते ही डॉलर में हमने एक मजबूती देखी थी। और जो सपोर्ट था 100.80, उसके नीचे डॉलर इंडेक्स में हमने फॉल 99.40 तक देखा, जो कि सपोर्ट था। लेकिन अभी ये 100.80 के ऊपर वापस आ चुका है, जो कि पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मेरे हिसाब से ये वीक का डॉलर का मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये फिर से 100.80 के नीचे क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से डॉलर में वीकनेस जो है वो कंफर्म हो जाएगा, और फिर से डॉलर 99 98 80 तक के लेवल दिखा सकता है। दैट माइट बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड सिल्वर बोथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे लगता है कि डॉलर में एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह सकता है, स्पेशली टिल द एफओएमसी मीटिंग। लास्ट वीक में जॉबलेस क्लेम्स के डेटा भी जो थे वो थोड़े से घट के आए थे, दैट हैज अगेन ट्रिगर्ड सम फियर अबाउट द लेबर मार्केट, और उसी वजह से जो सितंबर रेट हाइक का प्रोबेबिलिटी है, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय अ mere 2 to 3%। तो मेरे हिसाब से ये एफओएमसी मीटिंग कंक्लूड होने तक हो सकता है कि डॉलर, गोल्ड सिल्वर दोनों में थोड़ा सा प्रेशर बना रहे। ज्यादा नीचे नहीं लगता। अगर लेवल्स की बात करें तो 1940 1938 डॉलर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन चुका है, और ऊपर में 1984 का एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से ये दायरे में रहेगा गोल्ड। तो लोअर लेवल्स पे अगर 1940 1945 आता है, आई थिंक वहां से बाइंग एमर्ज हो सकती है, बट अभी भी ऑलमोस्ट $15 to $20 का एक डाउन साइड दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से एफओएमसी मीटिंग तक एक बार बेच के चलना चाहिए गोल्ड को। गोल्ड में ऑन द लोअर साइड 59,000 से 58,800 शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, और अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखे, इंट्राडे या एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से, पॉसिबिलिटी है कि 59,050 से 59,000 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। ऊपर में 59,400 450 का रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कर सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी आई थिंक $25 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है प्राइसेस, तो पॉसिबिलिटी है कि $24.50 तक एक बार डाउन साइड दिखे, क्योंकि बेस मेटल्स में वीकनेस दिख रहा है हमें। तो यहाँ से और थोड़ा सा एक डाउन साइड हम इवन सिल्वर में भी देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक लोअर लेवल्स अगर आता है तो इट इज स्टिल इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है। तो एक दो दिन के लिए पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा नरमी दिख सकता है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। लेकिन एफओएमसी मीटिंग के बाद पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से एक बार उसमें अपसाइड देखें। तो टिल देन गो फॉर शॉर्ट। उसके एफओएमसी मीटिंग के बाद हम उसमें एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अनुज ने शेयर किया थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू, और एफओएमसी बैठक तक किस तरह से आप सोने चांदी को प्ले कर सकते हैं, ये राय रविंद्र भी आपको दे रहे थे। बिटपुन, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है, और अगर सोने चांदी को इस वक्त ट्रेड करना हो तो फिर आप का स्टैंस क्या होगा? बिकवाली करके चलें या फिर थोड़ी तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में? तो देखिए, अभी जब कोई डेटा आने वाला होता है, दैट इज वेरी क्रिटिकल, जो एफओएमसी फेड मीटिंग है, और रविंद्र जी ने भी बताया था कि 25 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है। देखिए, व्यू क्या है कि हम लोग को ट्रेड कैसा आज ही करना है या कोई पोजीशन व्यू लेके लेना है, वो एक पर्सपेक्टिव होता है।
तो मोरलेस बुलियन में व्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है फेड के तरफ से कि फेड एक्चुअली नॉट एट ऑल जो पॉज है उसको ज्यादा एक्सटेंड करना नहीं चाहते हैं। और देखिए स्टीव लीज ने भी बताया था कि ये जो रेट हाइक जो यूएस से हो रहा है इसका कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, अभी तक कोई इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा हाइक होना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा बहुत ज्यादा हाइक होने से प्रॉब्लम हो जाएगा ऑब्वियसली इकोनॉमी में। और अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम लोग, अगर बुलियन में देखते हैं तो बुलियन में तेजी है, लेकिन आज या कल तक थोड़ा प्रेशर रह सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सिल्वर में रेंजिंग जैसा ट्रेड है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन का करेक्शन हुआ है, थोड़ा और भी करेक्शन छोटा ले सकता है। 74,000 वाला रेंज है, 74,000 बॉटम में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और ऊपर लग रहा है 75,300 टू 75,500। अगर ट्रेड ही करना है तो पूरा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। व्यू बुलिश हो या बेयरिश हो वो तो देखिए ट्रेड में अलग हो जाता है। तो ट्रेड में स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के अगर इसके हिसाब से ट्रेड करें तो 73,900 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके सिल्वर मेरे हिसाब से 74,300 के आसपास आज के लिए बाय बन सकता है। 75,200 तक हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। तो प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से विद स्टॉप लॉस, और कोई भी ट्रेड कीजिएगा विदाउट स्टॉप लॉस ना करे, क्योंकि वोलेटिलिटी बन सकता है कल, तो उसके हिसाब से पोजीशन रखे मेरे हिसाब से। ठीक है। तो ये है व्यू, और आपको तीनों ही तरीके से यहाँ पर राय दे दी गई है। पोजिशनल व्यू भी, अगर थोड़ा लंबा नजरिया है आपका, और एफओएमसी बैठक तक आपको किस तरीके से प्ले करना है सोने चांदी में, ये भी राय आपको दे दी गई है। तो अपने नजरिया आप समझे और उस लिहाज से सोने चांदी को ट्रेड करें। अब बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड में एक तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, अगर पूरे महीने भर की ही बात करें तो करीब 10% की बढ़त यहाँ पर क्रूड के दाम में देखने को मिली है। आज भी करीब 1% की तेजी है, और $80 के पार ब्रेंट निकल चुका है। अब यहाँ पर दाम बढ़ने की वजह ये बताई जा रही है कि आने वाले समय में सप्लाई को लेकर कुछ कंसर्न बन सकता है, रूस की तरफ से भी और सऊदी की तरफ से भी। इसके अलावा रूस तीसरी तिमाही में एक्सपोर्ट 21 लाख बैरल घटा सकता है। चीन का रूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिकॉर्ड पर है। तो इस तरह के फैक्टर प्ले आउट कर रहे हैं। डिमांड में तो तेजी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सप्लाई को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते हम कच्चे तेल में तेजी देख रहे हैं। अनुज, आपका क्या व्यू बन रहा है? आने वाले समय में कच्चे तेल के दाम किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? आज भी तेजी है, कैसे और यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, हम पहले टारगेट कर रहे थे 6,200 का लेवल, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया, और ऑलमोस्ट $81 के लेवल यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक डिमांड सप्लाई मिसमैच था वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा लास्ट वीक में कुछ सप्लाई इश्यूज यूक्रेन की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। बायोफ्यूल को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्ट्रप्शन रहा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो क्रूड की एक शॉर्टेज वाली कंडीशन थी वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से क्रूड को अच्छा सपोर्ट मिला। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से ओपेक ने भी काफी प्रोडक्शन कट किया है, तो उससे काफी हद तक एक सप्लाई क्रंच का जो इशू है वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, और उसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस एक डिस्काउंटेड लेवल पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है, और जल्दी ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $84-85 तक के लेवल आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अगेन 6,400 6,500 तक के लेवल को दिखा सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे अच्छे प्रीमियम्स देखने को मिले हैं। लास्ट टाइम हमने 6,200 का कॉल ऑप्शन दिया था, जिसमें टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि यहाँ पर अब 6,400 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 180 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी करना चाहिए। 130 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 250 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन साइड में भी अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 6,400 का कॉल ऑप्शन के थ्रू बाय कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर 6,250 के आसपास खरीदारी करें, 6,100 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 6,450 तक हो सकता है। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, और यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है, और 84 से लेकर $85 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू क्रूड पर। एमसीएक्स पर अगर हम देखें तो 6,300 के पास क्रूड इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बिटूपन, आपसे भी समझना चाहेंगे, कच्चे तेल पर अपनी राय दीजिए। किसी को ट्रेड करना हो तो आप क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं? देखिए, अनुज ने भी बताया था कि थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट का, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ आज के लिए। 1-2 दिन के लिए थोड़ा बुलिश मोमेंटम ले सकता है, क्योंकि मार्केट जो रेंज में ट्रेड कर रहा था 6,100 से
जो एमसीएक्स का लेवल है 5,600 का जो रेंज था, वहाँ रेंज का ब्रेकआउट होके इट्स मेड ए हाई अराउंड 6300। तो फिलहाल ऑलमोस्ट मार्केट डेज हाई पे है, तो यहाँ से कोई करेक्टिव डीप आता है 6230, 6235 या 40 सब का रेंज जो बनता है इवनिंग सेशन में, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं, वहाँ पे बाय कर सकते हैं। 6350 का मेरा टारगेट रहेगा। मैं बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो इमीडिएट टारगेट मेरा 6350 होगा और 6170 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिए क्योंकि यूएस का फेड मीटिंग भी है, तो कुछ चेंजेस भी आने से भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है सिनेरियो, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके करिएगा और थोड़ा फिलहाल के लिए मोमेंटम पॉजिटिव विथ इमीडिएट टारगेट ऑफ 6350। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू क्रूड पर। अब बात करते हैं एग्री कमोडिटीज की, और आज हम देख रहे हैं कि ग्वार में जोरदार रफ्तार देखने को मिल रही है। अपने ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है ग्वार सीड वायदा 6050 के ऊपर। ग्वारगम देखेंगे तो 12,500 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर कम उत्पादन की बात की जा रही है, उस तरह की अटकलें हो रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्वार में इस वक्त तेजी है। और एक और फैक्टर जो इसमें है वो है राजस्थान में जो बुआई में इस वक्त स्लो डाउन हम देख रहे हैं, सुस्ती देख रहे हैं, वहां से भी ग्वार की इस तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। रविंद्र, आपसे समझना चाहेंगे ये जो ग्वार में इस वक्त एक्शन दिख रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ फैक्टर्स इसके पीछे आप देख रहे हैं, और अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या करें? यहाँ से और तेजी के लिए ट्रेड ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने पिछले वीक में भी कहा था कि गुआर सीड में एक टेक्निकली बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है इनवर्स एचएनएस का, और पॉसिबल टारगेट जो है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में वो अराउंड 6200 का होना चाहिए, और अगर नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो उसमें भी आई थिंक 6400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सिमिलरली गुआर गम की बात करें तो गुआर गम में एक जो नियर मंथ है उसमें ऑलमोस्ट 12500 का टारगेट था, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। और नेक्स्ट मंथ में आई थिंक यहाँ से और अपसाइड दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में करीब 13,200 तक प्राइसेस जा सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो गुआर पैक में काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन चल रहा था, और रिसेंटली जो इसमें ब्रेकआउट आया है, आई थिंक ये बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा और थोड़ा सा अपसाइड इसमें आ सकता है, बट ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी इसमें। तो आई थिंक अनदर 150 रुपीज अपसाइड इन गुआर सीड, और गुआर गम में अनदर 300 to 400 अपसाइड क्लियरली दिख सकता है। ठीक है, तो ये है व्यू ग्वार पर। अनुज, आपसे भी राय लेना चाहेंगे, ग्वार गम ग्वार सीड में ये जो तेजी दिख रही है, क्या करें, किस तरह से ट्रेड लेने की राय आप देंगे? पूजा जी, हमने लास्ट वीक आपके चैनल के थ्रू ही कहा था कि 6000 का जो टारगेट है वो यहाँ पर आ सकता है, वो अचीव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया, और 12000 का लेवल ग्वारगम में अचीव होता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से हमने यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दी है ग्वार सीड ग्वारगम में, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है तो एक्टिविटी जो स्विंग है वो यहाँ पर डिले हो सकती है, उसका काफी हद तक जो प्रभाव है वो भावों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, और जल्दी ही हमें लग रहा है कि ऊपर में 6200 6300 के लेवल आपको ग्वार सीट में देखने को मिल सकते हैं, और करीबन 13000 के लेवल आपको ग्वारगम में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 6000 के आसपास खरीदारी करें, 5880 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6250 तक देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबली जो मोमेंटम है एग्रीकल्चर कमोडिटी में ग्वार सीट ग्वारगम में वो पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें लगता है खरीदारी के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। तो खरीदारी के साथ ट्रेड लीजिए। दोनों ही एक्सपर्ट्स का व्यू ये बन रहा है कि यहाँ से ग्वार में तेजी हो सकती है। अनुज, इन सबसे हटके एक व्यू आपसे लेना चाहेंगे। अभी आपने भारी बारिश की बात की, अब आईएमडी ने फिर से एक अलर्ट जारी किया है। आई एम श्योर आपकी भी नज़र उस पर पड़ी होगी कि उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है, और भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कल यानी मंगलवार को ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे जो क्षेत्र हैं, दिल्ली, वहाँ पर भारी बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज़ में उसका असर दिख ही रहा है। बुआई में एक स्लो डाउन देखने की बात की जा रही है। अब इसका असर आप और कहाँ देख रहे हैं? अब आगे भी भारी बारिश की प्रोग्रेस बताई जा रही है, और किन फसलों में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, या किस तरह का असर आप एग्री कमोडिटीज़ में, एग्री स्पेस में देख रहे हैं?
क्रॉप है वो आपको धान की फसल रहेगी, जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब मेजर कंट्रीब्यूटर है और यूपी का कुछ एरिया कंट्रीब्यूटर रहता है। तो काफ़ी क्वांटिटी अगर हम देखें तो धान की आपको हरियाणा और पंजाब से देखने को मिलती है। तो अगर ये बारिश एकदम फ्लड का रूप लेती है तो कहीं ना कहीं उसकी भी जो क्रॉप इम्पैक्ट है वो होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब और राजस्थान की, तो यहाँ पर कॉटन की क्रॉप है, और अगर हम बात करें राजस्थान की, गुजरात की, तो वहाँ पर आपको ग्वार की क्रॉप आती हुई दिखाई देगी। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड नट की क्रॉप में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कई क्रॉप ऐसी हैं जो अभी मानसून पे डिपेंड है। तो यहाँ पर अगर फ्लड सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली जो क्रॉप सोइंग है वो यहाँ पर डिले होती हुई दिखाई देगी, और उसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में हमने धान के प्राइस बढ़ते हुए देखे हैं, हमने कॉटन के प्राइस बढ़ते हुए देखे हैं, साथ में ग्वार के प्राइस में भी इंक्रीमेंट देखा है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड नट के भावों में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। तो जो क्रॉप आपकी अभी फिलहाल चल रही है मार्केट के अंदर और जो इम्पैक्ट कर रही है फ्लड से, वो यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो मुझे लगता है कि जो मेजर क्रॉप है आपकी धान, कॉटन और ग्राउंडनट, और साथ में अगर हम बात करें ग्वार की, तो ये कमोडिटी इम्पैक्ट होंगी। साथ में कुछ दालें हैं जो कि हम देखते हैं कि जो कि पंजाब और हरियाणा में कहीं पैदावार होती है, साथ में कुछ एमपी रीजन में भी पैदा होती हैं। तो वो ग्वार जो पल्सेस है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकती हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ फसलों पर इम्पैक्ट है। मॉनसून की प्रोग्रेस तो चल रही थी, अनुमान से बेहतर बारिश की बात हो रही थी बीच में, लेकिन अब जो फ्लड जैसे हालात बन रहे हैं उससे हम देख रहे हैं खाने पीने के दाम में एक तेज़ी आई है, और एग्री कमोडिटीज़ में भी हम उसका असर देख रहे हैं। तो यहाँ से और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी अगले एक हफ्ता हम मॉनसून की चाल को क्लोजली वॉच करेंगे। चलिए फिलहाल आप इस शो में इतना ही। तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेंगे हम। रविंद्र जी, बिटूपन जी, अनुज जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से